साथियों, यहाँ पर आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक है हमारे अतीत पार्ट 2 या आवर पास्ट 2। तो इस पुस्तक में टोटल 10 चैप्टर हैं और इस पुस्तक के 2 चैप्टर हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग इसका तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र जैसे बड़े क्षेत्र जो हैं ये बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? तो इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर जो है ये आपकी 12वीं शताब्दी में ही बनता है। यहाँ पर आगे एक सूची दी गई है, तालिका। यहाँ पर जो दिल्ली के जो शासक हुए हैं उनके बारे में बात किया गया है। जैसे कि राजपूत वंश सबसे पहले यहाँ पर आता है जब दिल्ली को महत्ता प्रदान होती है। तो इनमें आपका सबसे पहले तोमर है, आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1165। इनमें जो है आपका जो अनंगपाल है, जिनका शासनकाल 1130 से 1145 होता है। तो यहाँ पर हमने जो सूची देखी तो पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तो ये राजपूत वंश की राजधानी बनी तथा सबसे पहला जो शासक होता है वो अनंगपाल होता है। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली जो है वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया यहाँ पर। तथा यहाँ पर देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो याद रखिएगा, देहली वाल क्या था? ये एक प्रकार के सिक्के थे जो यहाँ पर प्रचलित थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती? 13वीं शताब्दी में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब फिर से यदि हम ये तालिका, इस सूची को देखें तो हमें बताना है इस सूची में कि उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। तो ये जो 5 वंश थे, पहले थे आपके ममलूक वंश या गुलाम वंश कहलाते हैं। ये प्रारंभिक तुर्की शासक थे 1206 से लेकर के आपके 1290 तक। इसमें जो प्रमुख शासक थे, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है 1206 से 1210 तक। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। फिर रजिया जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी 1236 से 1240। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। इसके बाद खलजी वंश आता है 1290 से 1320। इनमें 2 शासक महत्वपूर्ण होते हैं, जलाउद्दीन खलजी 1290 से 1296। फिर अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316। इसके बाद आपके आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जो हैं ये 1320 से 1414 तक रहते हैं। इनका तुगलक वंश का ही कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहता है। इसमें आपके 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं। एक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इसके बाद सैयद वंश सत्ता में आते हैं 1414 से लेकर 1451 तक और इनका सबसे प्रमुख शासक था खिज्र खान 1414 से 1421 तक। फिर सबसे लास्ट में आते हैं लोदी वंश 1451 से 1526 तक। इनमें सबसे प्रमुख शासक होता है बहलोल लोदी 1451 से 1489। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शासक थे और कई बार परीक्षा में आपसे ये क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो सबसे पहले ममलूक वंश आता है, फिर खलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोदी वंश आता है। अब फिर से हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो तो हमने यहाँ पर देखा कि जो 5 वंश थे जिनसे मिलकर के दिल्ली की सल्तनत बनी। अब जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। जैसे कि यहाँ जो ये मानचित्र दिखाया गया है, इस मानचित्र में ये दिल्ली वाला इलाका जहाँ पर अनेक नगर बसाए गए थे अलग अलग सुल्तानों के द्वारा। इसमें आपका देहली एक कुहना है, आपका सीरी है, ठीक है, जहाँपनाह नगर है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए तुगलकाबाद है। तो इस प्रकार से कई सारे जो हैं नगर या कह सकते हैं बस्तियाँ यहाँ पर इनके द्वारा
बसाई गई थी। आगे चलते हैं। आगे अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी ये कैसे मिली, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख या तवारीख, तारीख जो होता है एक वचन होता है, तवारीख बहुवचन होता है, इतिहास हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, मतलब जो डेट लिखे गए थे वो। यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो तवारीख के लेखक जो होते हैं सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो इन घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे तथा वह न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर यह फिगर जो दिखाया गया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण थे। कौन कौन सा? पहले कागज़ तैयार किया जाता था, ठीक है, फिर इस पर लेखन कार्य होता था, उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता था, फिर उस पर जिल्द तैयार की जाती थी। तो इस प्रकार से पांडुलिपि जो है वो बनती थी। यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा न्याय चक्र के बारे में बात कर लें। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र ए मुदव्विर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये एक प्रकार से चक्र जैसा है, ठीक है, कि सब एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट हैं। कहीं पर भी एक कड़ी यदि गड़बड़ होगी तो उस पर डिपेंड अन्य कड़ियाँ जो हैं वो प्रभावित होंगी। तो फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये कुछ और बातें ध्यान में रखें, जैसे तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे और गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम, इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। इसके अलावा ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद को थोड़ा समझ लें। तो जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद का मतलब क्या है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक शरीर रचना संबंधी अंतर है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है, रजिया सुल्ताना सिंहासन पर बैठती हैं। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रजिया के बारे में जो मिनहाज ए सिराज के जो कुछ विचार हैं उन विचारों को देख लेते हैं। तो मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर 1289 तक इन्होंने शासन किया। तो रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया के व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, ठीक है, जबकि रजिया जो है क्या लिखाती हैं, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। रानी दिद्दा का शासन जो था 980 से लेकर के 1003 तक था और उनका नाम दीदी, दिद्दा का अपभ्रंश होकर दीदी पड़ गया था, यह बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैरिसन शहर से साम्राज्य तक के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पर बात करते हैं 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिशनों अर्थात रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। भीतरी प्रदेश का मतलब क्या है कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हों। और गैरिशन शहर क्या होते हैं? ये किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तो दिल्ली के सुल्तान दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिशन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक जो है सूत्र वो छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका संस्थापन जो है ये गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है। इसमें इसके अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों को दिखाया गया है, जबकि यहाँ जो एक मानचित्र ऊपर दिया गया है इसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहरों के बारे में इसमें बताया गया कि किन शहरों को इल्तुतमिश के द्वारा जीता गया था। अब यहाँ पर दूसरा वाला जो मानचित्र इसके बारे में बात करें तो दूसरा विस्तार जो है सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए, जैसा कि मानचित्र 3 में अभी हम लोग देखेंगे। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत जो है कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, यह प्रश्न का विषय है। यहाँ पर हम लोग ये जो मानचित्र है ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दिखाता है। शासन इनका दिल्ली में था। जैसे यहाँ से कई सारे अभियान ये करते हैं। जैसे एक अभियान इनका 1299 में गुजरात में होता है, 1303 में चित्तौड़ में, फिर आपका ये 1301 में आपका रणथंभौर पे, फिर 1305 में मांडू से आगे देवगिरी तक आते हैं और फिर देवगिरी से ये यहाँ पर आपका 1310 से 1311 में होयसल पर अटैक करते हैं। और होयसल यहाँ पर द्वार समुद्र जहाँ पर होयसल वंश का शासन था, और यहाँ से ये तंजावुर पे अटैक करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए दिल्ली से ये वारंगल पर अटैक करते हैं और देवगिरी से ही ये काकतीय ये वारंगल पर अटैक करते हैं। तो ये इसके जो सैनिक अभियान है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर कुछ चित्रों को दिखाया गया है। इन चित्रों के बारे में बात करते हैं। जैसे ये जो चित्र है आपका दिखाया गया है ये 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारों का है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह जो जामा मस्जिद है ये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली एक कोहना या पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद को इल्तुतमिश
और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। और मीनार जो है 3 सुल्तानों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ कराया था। फिर इसकी जो मीनार को है इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको बनवाया गया था। तथा यहाँ पर यदि देखा जाए कि मस्जिद जो है, मस्जिद का मतलब क्या होता है, तो मस्जिद जो है यह अरबी भाषा का या अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, अर्थात सजदा का है तो घुटने और माथा टेक करके या सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या इसका नाम है मस्जिद ए जामी, वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर के साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम अर्थात नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश को क्या कहते हैं, खुतबा कहा जाता है, खुतबा भी देता है। तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मतलब ये जो डायरेक्शन होता है ये मक्का की तरफ होता है। भारत में मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है, तो मक्का की ओर दिशा को क्या कहते हैं, किबला कहा जाता है। ठीक है, तो जो मस्जिद होगी वो किधर साइड होगी, आपकी पश्चिम साइड में होगी। तो ये जो मक्का की ओर जो दिशा होती है इसे क्या कहते हैं, किबला कहा जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण जो मस्जिद रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है ये आपका बेगमपुरी मस्जिद है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह का मतलब होता है विश्व की शरण स्थली, तो इसकी नई राजधानी जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में है और इसको किसके समय बनवाया गया था, मोहम्मद तुगलक के समय बनाया गया था। आगे देखें, आगे यहाँ पर एक मस्जिद और है। ये जो मस्जिद आपकी दिख रही है इसे क्या कहते हैं, मोट की मस्जिद कहते हैं। मोट की मस्जिद ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पर एक मस्जिद और है। इस मस्जिद में देखें इसे जमाली कमाली की मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं, जमाली कमाली की मस्जिद कहते हैं। इसे 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित कराया गया था। आगे चलते हैं। आगे हम लोग खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के बारे में नज़दीक से एक नज़र डालते हैं, मतलब उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए अर्थात इंटीग्रेशन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता है, बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वह चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। अब थोड़ा सा बात करें कि यहाँ पर गुलामों को इतनी महत्ता क्यों जाती थी, मतलब बेटों से बढ़कर भी गुलाम को माना जाता था। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। आगे देखें तो खिलजी तथा तुगलक शासक जो हैं ये बंदगा अर्थात गुलाम का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। आश्रित का मतलब क्या होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर हो। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने
निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। अब थोड़ा सा यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जो अधिकारी जन रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले, फिराज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। मतलब ये निम्न वर्ग से आते थे। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि किस प्रकार इस समय के जो शासक सुल्तान थे वो जिन पर इनका विश्वास होता था अपने विश्वास पात्रों को ऊपर के पदों पर बैठाते थे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके जो क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे। ये इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति जो है लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो इक्ता थे ये वंशानुगत नहीं थे और ये हस्तांतरणीय थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन से? कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। तो याद रखिएगा कि खराज क्या था। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण जो था वो काफ़ी कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, मतलब उस पर कब्जा करने में अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में बात करें तो अफ्रीकी देश जो है मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया यात्री, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस जो है पोला नहीं होता था, मतलब उसमें जगह नहीं होती थी, यह बहुत बड़ा होता है। इससे अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। और ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। तो ये किस प्रकार से जो अलग अलग दूरस्थ इलाकों में जो जंगलों वाले साइड में जो सरदार रहते थे उन्होंने किस प्रकार से किलेबंदी की थी उसका वर्णन था।
अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्शियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती को, ये जो मंगोलों की चुनौती थी, इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो दोनों का के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। तो दिल्ली पर 2 हमले हुए, 1299 और 1300 में, और 1303 और 13, पहला होता 1299 से 1300 के बीच में, फिर दूसरा 1302 से 1303 के बीच में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की तथा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, ठीक है, तथा सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% जो है हिस्सा के तौर पर तय किया गया था, हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था तथा सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है नगद वेतन देता था तथा सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। इसके अलावा अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है तथा मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब देख लेते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने किस प्रकार सामना किया। तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्शियाना अर्थात उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण करने की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था तथा नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी तथा पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। इसके अलावा सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाया। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देते थे। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ही अपने सैनिकों को नगद वेतन देते थे, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन या सांकेतिक मुद्रा चलाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कीमतों को नियंत्रित किया जा सके, वहीं इसने क्या किया, टोकन व्यवस्था अपनाई। और ये सिक्के धातु के बने होते थे। जो सांकेतिक मुद्रा थी ये धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु की। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था और वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। तो इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम जो हैं ये बेहद असफल रहे। जहां अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम जो हैं काफ़ी सफल रहते हैं, वहीं मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम तो काफ़ी अच्छे थे, परंतु वो बेहद ही असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हुई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। आगे देखते हैं। तो इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थी। मतलब खिलजी जो है वो क्या कर रहा था, अब उनसे बचाव का रास्ता अपना रहा था, जबकि ये जो है अटैक करने के मोड में था।
15वीं तथा 14वीं शताब्दी के में सल्तनत की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने जो पहली तालिका देखी थी, जहाँ पर हम लोगों ने जो भी दिल्ली पर शासन जिन्होंने किया उनके बारे में देखा था, तो उसको फिर से यदि देखें तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक 1500 तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य था। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहता है, फिर सैयद वंश जो है 1414 से 1451, फिर लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहता है। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए तथा उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरते हैं और इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को इसने कई बार हराया, जैसे कि 1530 से लेकर 1540 तक हराता है, फिर 1555 से 1556 तक इनको चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर के 1555 तक ही शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जो कि जिसका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहता है, इन्होंने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया या इंटीग्रेट किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर थोड़ा सा 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। उन योद्धाओं को क्या कहा गया? नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी, जो योद्धाओं का समूह था, कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई झगड़े से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया गया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे। तो इस प्रकार से ये जो पूरा चैप्टर तीसरा था वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।